नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये चौथी वीडियो होने जा रही है। अगर आप संस्कृत के साथ साथ सीटेट के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट 2021 और इसके प्रीवियस ईयर के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को डिटेल में देखना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम विषय शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं कक्षा तक शिक्षण के माध्यम विषय के संदर्भ में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटी एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इनमें से क्या संस्तुति करता है? तो ध्यान दीजिएगा, कक्षा 8 तक आरटी एक्ट ये कहता है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथासंभवम मातृभाषा शिक्षण माध्यमम भवितव्या। यानी कि जहाँ तक संभव है 8वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा, उसकी मदर टंग में पढ़ाई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधाने हिंदी भाषायाः किम स्थानम विद्यते। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा का क्या स्थान है? तो इसे हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 राजभाषा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षणे भाषायाः केंद्रीयतायाः अभिप्रायो अस्ति। यानी कि भाषा के शिक्षण में केंद्रीयता का क्या अभिप्राय है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, भाषा के शिक्षण में केंद्रीयता का मतलब ये होता है कि एक लैंग्वेज अगर आपने सीख लिया है तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में ये आपकी मदद करता है। कैसे? देखिए, अगर आपने एक लैंग्वेज, एक भाषा के ग्रामर को सीख लिया है तो वहीं ग्रामर अगली भाषा में भी आपको मदद करेगा। जैसे कि आपने हिंदी में संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है, तो वहीं अंग्रेजी में आप नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं। हिंदी में आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, मतलब कर्ता पढ़ा है, तो अंग्रेजी में वहीं आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हिंदी में आपने क्रिया पढ़ा है तो अंग्रेजी में आप वर्ब पढ़ते हैं। यानी कि ग्रामर सबका कॉमन होता है। ऐसा थोड़ी है कि ग्रामर बदल जाएगा, सिर्फ भाषा बदलती है। यानी कि एक भाषा शिक्षण की जो केंद्रीयता है, इसका मतलब ये हो गया कि वह भाषा शिक्षण जो आपने सीख लिया है वो दूसरे भाषा को सीखने में आपकी मदद करेगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अन्येषाम यानी कि अन्य विषय, अन्येषाम विषयाणाम शिक्षणे भाषा महत्वपूर्णम योगदानम ददाति। यानी कि अन्य भाषा के शिक्षण में ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कविताम पाठयन अध्यापकः निम्नलिखितेषु ध्यानम प्रयच्छेत। यानी कि कविता पाठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान दिया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कविता की जब भी बात आती है तो कविता का बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे उसका आनंद ले सके। देखिए, आप प्राइमरी स्तर में बच्चों को कुछ भी सुर लय में सिखाया जाता है। जैसे कि आप उसको पहाड़ा भी सिखाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो वो लय में गाता है। क्यों? क्योंकि लय में गाने से उसको मज़ा आ रहा है, उसको रुचि आ रहा है और इसी लय में वो चीज़ों को सीख रहा होता है। यानी कि कविता क्या होता है, कविता में छंद और लय ये सब होते हैं, तो इसमें बच्चे आनंद लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, एक ही विकल्प में यहाँ पर रसास्वादन की बात की गई है, यानी कि आनंद की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कवितायाः रसास्वादने मूल्यांकने च, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिच्छेद लेखने निबंध लेखने वा छात्राः विभिन्नासु अवस्थासु गच्छन्ति। यानी कि परिच्छेद, अनुच्छेद लिखने और निबंध लिखने के दौरान जो छात्र है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। आगे पढ़िए, यासु ते विचारान संकलयन्ति। यानी कि वह विचारों को संकलित करते हैं, विचारों को इकट्ठा करते हैं। रूपरेखा निर्मन्ति, रूपरेखा तैयार करते हैं। प्रथमम प्रारूपम लिखन्ति, यानी कि पहले ड्राफ्ट को लिखते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं। एतद् विवर्धन्ते अंतिमम प्रारूपम लेखितुम च संशोधनम कुर्वन्ति। यानी कि जब तक वो अंतिम प्रारूप तक नहीं पहुंच जाते तब तक वह उसमें संशोधन करते रहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, लेखना से इयम प्रक्रिया क्या का कथ्यते। यानी कि लिखने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए,
ये लिखने की प्रक्रिया क्या है, ये प्रोसेस है कि पहले आप कुछ भी लिखने से पहले एक प्रारूप तैयार कर लेते हैं कि आप उसके अंदर ये हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग के अंदर ये सब हेडिंग होगा और उसके अंदर ये कंटेंट आप लिखेंगे। और जब आपको उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या ये वैलिडेट होगा, मतलब सही होगा, फिर से अगर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो फिर से उसमें आप चेंज करते हैं और फिर से फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके आप अंतिम रूप से लिख रहे होते हैं। ये प्रक्रिया क्या है, ये प्रोसेस है। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 लेखनस्य क्रियान्वयन प्रोसेस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले विकल्प की बात करें तो यहां पर प्रोडक्ट की बात की गई है। प्रोडक्ट कब बनता है, जब आपका अंतिम आउटपुट होता है। तो जो आप निबंध या फिर अनुच्छेद लिख चुके हैं वो प्रोडक्ट है। और यहां पर प्रोसेस की बात की गई है कि बार बार लिखने के दौरान उसका मूल्यांकन किया जा रहा है बच्चे के द्वारा और उसको फिर से प्रारूप को तैयार किया जा रहा है, फिर से उसमें संशोधन करने की बात की जा रही है। तो ये प्रोसेस है, ना कि आउटपुट है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सांचिद भाषा शास्त्रीणाम मतानुसारम कथमम कथमम सत्यमस्ति, यानी कि भाषा शास्त्रियों के द्वारा विभिन्न मतों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए भाषा अधिगम की बात की गई है और भाषा अधिग्रहण की बात की गई है। चारों विकल्पों में आपको भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण के बारे में दिखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले इन्हीं टर्म्स को समझ लेते हैं। भाषा का अधिग्रहण इसे भाषा अर्जन बोलते हैं और अंग्रेजी में लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। भाषा का अर्जन का मतलब ये होता है कि बिना ग्रामर के रूल के अंतर्गत स्वाभाविक वातावरण में आप भाषा को सीखते हैं। जैसे कि जब आपका जन्म परिवार में हुआ था तो आपके माता पिता ने आपको आपकी मातृभाषा सिखाने के लिए कोई ग्रामर का रूल नहीं बताया था, जबकि आप अपने आप को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए अपने माता पिता और अपने आसपास के जो भी लोग थे उनके लैंग्वेज को आपने हूबहू अनुकरण करते करते सीख लिया, यानी अर्जित कर लिया। यानी कि जब बिना ग्रामर के रूल के अंतर्गत और अनौपचारिक तरीके से भाषा को सीखा जाता है तो वो भाषा का अर्जन होता है। और जब ग्रामर के रूल के अंतर्गत और सभी औपचारिक विधियों से, यानी विद्यालय में जब किसी भाषा को सीखा जाता है तो वो क्या होता है, भाषा का अधिगम होता है। यानी कि अधिगम क्या होता है, प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में परिवर्तन। यानी कि आपने ग्रामर का रूल पढ़ा, उसका प्रयास किया उस भाषा को सीखने के लिए, यानी ग्रामर के रूल के अंतर्गत जब आप किसी भाषा को सीखते हैं औपचारिक तरीके से तो वो भाषा का अधिगम होता है। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहां पर देख लीजिए भाषा अधिग्रहण जो होता है, यानी कि जो भाषा अर्जन है वो स्वाभाविक वातावरण में होता है, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है। ये तो बात सही है। और दूसरा देखिए अविचारिता। अविचारिता का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्वाभाविक मतलब कि नेचुरल इन्वायरमेंट की बात की गई थी कि बिल्कुल एक तरीके से वो इन्वायरमेंट था उस लैंग्वेज का और उसको आपने सीखा। और अविचारिता का मतलब कि सचेत ना होकर के, सचेत ना होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ग्रामर के रूल के नियमों के अंतर्गत पढ़ रहे होते, सीख रहे होते तो ये विचारित होता है, मतलब कि आप सचेत मन से उस चीज़ को सीख रहे हैं। लेकिन देखिए बच्चा क्या होता है कि जब परिवार में है तो बच्चा 2 साल का जब होने लगता है तभी से अनुकरण करने लगता है। मामा मामा मामा, चाचा चाचा चा, इस प्रकार के वर्ड बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता इस प्रकार से उसको रिएक्ट करने के लिए इस प्रकार के शब्दों को वो बोलते हैं और उसको वो देखते देखते अनुकरण करने लगता है। यानी कि यहां पर देख लीजिए कि वो सचेत नहीं है, वो उसको ग्रामर नहीं बताया जा रहा है। अगर ग्रामर बताया जाता तो वो सचेत मन से चीजों को सीख रहा होता। यहां पर सिर्फ अनुकरण है, एक तरीके से दूसरे का अनुकरण किया जा रहा है बच्चे के द्वारा, इसलिए अविचारित प्रक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है काचिद अध्यापिका भाषण क्रियार्थम भोजनालस्य व्यंजन सूची पुस्तिकायाः प्रयोगम करोति, यानी कि एक अध्यापिका के द्वारा भाषा शिक्षण के दौरान, किसी भाषा को सिखाने के दौरान भोजनालय यानी कि एक रेस्टोरेंट के व्यंजन सूची पुस्तिका यानी कि मेनू का प्रयोग करती है। ठीक है, आगे देखिए सा चतुर्णाम विद्यार्थिनाम समूहान निर्माय प्रत्येकम समूहम पंचदश मूल्यमितम भोजनम प्रेष्युतम आदेशम दातु कथ्यति तस्या प्रयोजनम छात्रान भाषण योग्यता संवाद योग्यता च शिक्षणमस्ति अत्र भोजनालय से व्यंजन सूची पुस्तिका किम कथ्यते। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बच्चों को भाषा सिखाने के लिए वो मेनू का प्रयोग कर रही है, रेस्टोरेंट के मेनू का प्रयोग कर रही है। तो ये जो रेस्टोरेंट है इसके मेनू जो व्यंजन की सूची पुस्तिका है वो उसका प्रयोग करना क्या कहलाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 देखिए भाषा शिक्षण सामग्री कहलाएगा। कैसे? भाषा शिक्षण सामग्री का मतलब क्या होता है कि भाषा को सिखाने के लिए जो भी सहयोगी सामग्री होगी उसे भाषा शिक्षण सामग्री कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो मेनू कार्ड है उसमें वहाँ के व्यंजन के
सूचियों की लिस्ट होगी। अब देखिए किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो वहाँ की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होगी उसके हिसाब से वहाँ पर उस पर्टिकुलर व्यंजन को क्या कहा जा रहा होगा उसकी लिस्ट मेंशन की गई रहेगी होगी उस मेनू में। यानी कि पर्टिकुलर किसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में वहाँ के व्यंजन की जो ऑथेंटिक नाम होता है, जो प्रमाणिक नाम होता है, उसकी सूची होती है उसकी मेनू में। ठीक है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में भोजन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ के पर्टिकुलर खाद्य पदार्थों को किस किस नाम से जाना जाता है वो अलग होगा, और वहीं खाद्य पदार्थ अगर आप साउथ में जाएंगे तो हो सकता है कि उसका नाम अलग हो। यानी कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ वहाँ का जो प्रमाणिक नाम है वो बदल जा रहा है। यानी कि ये क्या है, ये भाषा को सीखने का एक शिक्षण सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक रेस्टोरेंट की बात की गई है कि वहाँ का मेनू जो है वो पर्टिकुलर उस क्षेत्र में जो उस भाषा का प्रयोग किया जा रहा होगा, जिस भी भाषा का प्रयोग किया जा रहा होगा, उसका जो ऑथेंटिक व्यंजन का नाम होगा वो मेंशन किया गया होगा। यानी कि भाषा को सीखने में ये मदद कर रहा है। इस वजह से भाषा शिक्षण सामग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, काचिद अध्यापिका मासा अंतराले, ध्यान से समझिएगा, कोई अध्यापिका है जो कि मासा अंतराले यानी कि 1 मास के अंतराल पे, 1 महीने के अंतराल पे लेखन कार्य छात्र है, कृता त्रुटि अशुद्धि च एकत्री करोति। यानी कि एक अध्यापिका है जो प्रत्येक महीने पर लेखन कार्य के दौरान बच्चों के द्वारा किए जा रहे त्रुटि, उनकी अशुद्धियों को एकत्रित करती है। आगे पढ़िए, तदा छात्राणाम नाम ग्रहणम विना त्रुटिनाम प्रकाराणाम विवरणम करोति अयम प्रयोगम किम कथ्यते। यानी कि प्रत्येक 1 महीने पर उनकी त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है और फिर 1 महीने बाद वही चीज़ उनको लिखने के लिए दे रही है, और फिर 1 महीने बाद उसका विश्लेषण कर रही है, त्रुटियों का अध्ययन कर रही है, और फिर बच्चों को उसकी त्रुटियों को विवरण मतलब कि बता रही है कि आपने ये गलती की है और इसमें सुधार करिए। ठीक है, और उसके बाद से फिर से 1 महीने बाद इसी क्रिया को दोहरा रही है। तो ये क्या है, ये बच्चों की त्रुटियों का विश्लेषण करके बच्चों को उसका फीडबैक देते हुए उसकी त्रुटियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है टीचर के द्वारा। यानी ये क्या है, पुनर्निवेशम प्रदानम इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुनर्निवेश कहने का मतलब कि एक इनपुट दिया जा रहा है टीचर के द्वारा बच्चों को कि आप इन त्रुटियों को सुधारिए। तो ये पुनर्निवेश इनपुट देने की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्तमी कक्षायाः भाषा शिक्षिका कीर्ति स्वछात्रान् तेषां पाठ्यपुस्तकस्य कवितां गीतानां च समानः कविता गीतानि च तेषां भाषायाः प्राप्तुम अकथयत। यानी कि 7वीं कक्षा की एक भाषा शिक्षिका जिसका नाम कीर्ति है, उन्होंने अपने छात्रों के पाठ्य पुस्तक में कविता और गीतों को एक तरीके से अपनी भाषा में, जो छात्र अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए होंगे तो जाहिर सी बात है सबकी मातृभाषा अलग हो सकती है। मान लीजिए एक यूपी का सरकारी स्कूल है जिसमें उड़ीसा का आया हुआ बालक है, तो जाहिर सी बात है उसकी मातृभाषा उड़िया होगी। पंजाब का आया होगा तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। साउथ का आया होगा तो उसकी मातृभाषा मलयालम या फिर तेलुगु हो सकती है। तो ये सब कुछ अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हैं। तो उनके संदर्भ में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनके भाषा, तेसाम भाषा मतलब उनके प्रत्येक बच्चे के अलग अलग भाषा में प्राप्त करने के लिए कहती है। ठीक है, आगे देखिए, तदाम सा कवितानाम अर्थानाम विचारम च विवेच युतम तान अकथयत। यानी कि उसके बाद से उस कविता के अर्थ पर विचार करते हुए उनको एक तरीके से विचार करने के लिए कहती है। उसके बाद से देखिए, सामान्य भाषायाः च तुलनाम कर्तुमपि साकथयत। आगे देखिए, तदा छात्राः सा कविता लेखन पत्रे स्व भाष्यम आलिखन तदा ते सर्वाः कक्षा प्रदर्शयान। यानी कि ये कहा जा रहा है कि उसके बाद से उनको स्व यानी अपने अलग अलग भाषा, यानी उनका जो अलग अलग मातृभाषा है, अपने अपने भाषा में उसको लेखन पत्र यानी कि लिखने के लिए कहा जा रहा है। जो कविता के शब्द होंगे उनको लिखने के लिए कहा जा रहा है। आगे देखिए, और प्रदर्शन करने के लिए भी कहा जा रहा है। आगे देखिए, अत्र भाषायाः महत्वम ज्ञातुम अध्यापिका का रीति प्रयुक्ता। तो ये कहा जा रहा है कि भाषा के महत्व का ज्ञान कराने के लिए अध्यापिका के द्वारा किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बच्चे अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए हैं जिसकी वजह से उनकी मातृभाषा अलग अलग है। तो ये बहुभाषिकता का उदाहरण है। बहुभाषिकता को मल्टीलिंगुअलिज्म इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर भी बहुभाषी है, यहाँ पर भी बहुभाषा है, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए अंग्रेजी वाला आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। बहुभाषिकता को मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा, क्योंकि जब बच्चे इसको अपनी अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे,
होंगे और साथ ही साथ कक्षा में प्रदर्शन कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है अन्य बच्चे जो हैं वो भी उसकी भाषा में उस शब्द को क्या कहा जाता है वो सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म यही कहता है कि एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका मदर टंग अलग हो सकता है। तो एज ए टीचर आपको सबकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए सबको उनके मातृभाषा में एक्सप्रेस यानी अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। यही मल्टीलिंगुअलिज्म है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते। प्रयोग भाषा अध्ययनम मतलब प्रयोग की भाषा का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो प्रयोग की भाषा कहने का मतलब कि जो व्यवहारिक भाषा है, व्यवहारिक भाषा मतलब कि हम जो कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या कहा जाएगा। तो भाषा का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं। भाषा का अध्ययन ऐसा थोड़ी है कि हम अंग्रेजी में अच्छे नंबर पाने के लिए या फिर हिंदी में अच्छे नंबर पाने के लिए भाषा को पढ़ रहे हैं। हम भाषा का अध्ययन इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएँ पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में। तो आप अपने आप को अभिव्यक्त कहाँ पर करते हैं, तो जाहिर सी बात है समाज में ही तो करेंगे, किसी से इंटरेक्शन करने के लिए तो ही तो करेंगे। तो समाज भाषा विज्ञानम इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि देखिए सोशियो लिंग्विस्टिक्स इसका सही उत्तर है। यानी कि आप भाषा को सीख करके, व्यवहारिक भाषा को सीख करके समाज में इस भाषा का प्रयोग करते हैं अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स इसका सही उत्तर होगा, समाज भाषा विज्ञानम। विकल्प 1 सही जवाब है। दोस्तों संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही सीटेट 2021 के साथ साथ प्रीवियस ईयर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।